हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, घनकोण क्या होता है, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है, और यदि हम क्या करें, हाँ मैंने बताया आपको कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। आप जानते हैं कि कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ उसका वैद्युत क्षेत्र होता है, और उसके वैद्युत क्षेत्र को हम उसमें वैद्युत बल रेखाएं खींच करके प्रदर्शित करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वैद्युत आवेश के पास वैद्युत फ्लक्स जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पास पास होती हैं, और वैद्युत आवेश से दूर जाने पर वैद्युत बल रेखाएं भी दूर दूर हो जाती हैं। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है। अब अगर हम क्या करें कि एक असमान वैद्युत क्षेत्र ले लें इस तरह से, ये हमारा क्या, ये हमने लिया असमान वैद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, जिनको हमने वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जो ये पृष्ठ है इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, एक आर्बिट्रेरी सरफेस ले लें, तो उससे गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यानी हमने ये जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा, काल्पनिक पृष्ठ है ये, यानी ये हमें दिखता नहीं, इसकी केवल कल्पना करते हैं। आपको तो समझाने के लिए ये हमें दिखाना पड़ रहा है, खींच लेते हैं। वैसे काल्पनिक पृष्ठ है तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैलकुलेट, अब हमें क्या करना है कि इसकी हमें गणना करनी है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई पृष्ठ खींच देते हैं तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी गणना हम किस तरह से करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर हम एक छोटा सा अवयव ले लेंगे। माना एक छोटा एलिमेंट मैंने ले लिया, माना इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, डी ए है। जो मैंने अवयव लिया है इसके पृष्ठ पर उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, डी ए है। अब इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, डी ए होगा। इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, डी ए, जो कि इस पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर को होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको इससे पिछली वीडियो में क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में बताया था। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, इस पृष्ठ के अभिलंबत होगा और बाहर की ओर होगा। और ये क्या है, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई, ये। तो अब इस अवयव से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत फ्लक्स है, या ये कहें कि इस स्मॉल अवयव से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान कितना होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर का जो स्केलर गुणन है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वही क्या होगा, इन दोनों के बीच इस जो एरिया एलिमेंट है, जो सरफेस एलिमेंट है, इससे होकर गुजरने वाला या इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान होगा। अब ये तो हमें क्या चाहिए, ये तो हुआ इस सरफेस एलिमेंट के कारण। अब हमें चाहिए इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ के द्वारा, जिसका जो एरिया था मैंने माना था ए,
तो वो कितना हो जाएगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल कर दूंगा मैं। क्या कर दूंगा? इसका इंटीग्रल कर दूंगा। तो इंटीग्रल करने से क्या होगा, इसका मैंने इंटीग्रल कर दिया। तो जैसे ही मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो मुझे क्या है, इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ से जिसका क्षेत्रफल मैंने ले लिया है, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकल जाता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि ये पृष्ठ क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ मतलब जैसे कोई एयर बैलून होता है, हवा से भरा हुआ गुब्बारा है, अगर कोई इस तरह का बंद पृष्ठ है तो तब उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम क्या करते हैं, क्लॉज इंटीग्रल। ये है बंद पृष्ठ का, यानी ये जो हमने सर्किल दिखाया इसके ऊपर, एक क्लॉज इंटीग्रल वो शो करता है। तो तब उस कंडीशन में उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अंतर सिर्फ कितना होता है, अगर हमने ये इस पर सर्किल बना दिया तो इससे हमें पता लगेगा कि वो कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ मतलब एक बैलून के जैसा है, उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। अब यदि क्षेत्रफल वेक्टर DA और उनके बीच एंगल कितना हो, थीटा हो, यानी ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा है। क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और या ये कहें कि वैद्युत क्षेत्र और जो एरिया एलिमेंट है, जो सरफेस एलिमेंट है, उसके क्षेत्रफल वेक्टर जो एरिया वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है। तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा हमारा, फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, EDA, इनका क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, EA cos, यानी उस कंडीशन में, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, क्या होगा, ये होगा, और इस इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, EDA cos थीटा, ये होगा। अब आप जानते हैं कि अगर ये क्या होता है, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि A के बराबर है। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख लेता हूं, फाई ई। फाई ई क्या हो गया हमारा, E cos थीटा, और मैंने इसको ऐसे लिखा था। और चूंकि ये क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला आ जाता है, इस पूरी बॉडी जो ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान है वो EA cos थीटा आ जाता है। और इस फॉर्मूले से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। अब इसकी दो कंडीशन बनती हैं। नंबर एक, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, अब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उस कंडीशन में, उस स्थिति में इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा EA, ये हो जाएगा। और ये कंडीशन कब बनेगी, ये कंडीशन जब बनेगी यानी DA और E के बीच का कोण 0 कब होगा, जब हम क्या करेंगे, किसी पृष्ठ को, किसी तल को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। जब हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत उसको स्थित करेंगे तो एरिया वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में उससे गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई इक्वल टू EA से हम प्रदर्शित करेंगे। ये दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब है कि क्षेत्रफल, क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र और
लिया गया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। और वो कंडीशन कब बनेगी? वो कंडीशन तब बनेगी जब हम किसी भी पृष्ठ को, किसी भी तल को वैद्युत क्षेत्र के समांतर यानी पैरेलल स्थित करते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये फिंगर मेरे वैद्युत क्षेत्र है, मैं इस पृष्ठ को ऐसे या ऐसे उसके पैरेलल रखता हूं तो देखो एरिया वेक्टर तो ऐसे जाएगा और क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे जाएगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगी। तो उस कंडीशन में कॉस, आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो उस कंडीशन में उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो 0 होगा। यानी अगर हम किसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखें तो उस कंडीशन में उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। अर्थात उस स्थिति में उस पृष्ठ से एक भी वैद्युत बल रेखा उससे होकर नहीं गुजरेगी, एक भी नहीं गुजरेगी। तो उस कंडीशन में उससे क्या हो जाता है? वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? उस पृष्ठ से बल वैद्युत फ्लक्स 0 आ जाता है। तो इस तरह से हम बेटा वैद्युत फ्लक्स के बारे में सीखते हैं। तो बड़ा सिंपल है। एक चीज और भी कह सकते हैं कि किसी भी, क्योंकि ये जो एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स का कि फाई ई क्या होता है? फाई ई होता है ये पृष्ठीय क्षेत्र क्या है? ये पृष्ठीय समाकलन। तो ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से बल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसके रेखीय समाकलन के बराबर होता है, उसके रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो इस तरह से हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं। अब इसका हमें क्या चाहिए? मात्रक चाहिए। अब हमें वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक चाहिए, का मात्रक। अब इसका हमें यानी मात्रक यानी यूनिट चाहिए। अब इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया ई ए कॉस थीटा। अब ई क्या है? ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है न्यूटन प्रति कूलम, और ए क्या है? मीटर स्क्वायर। कोस थीटा तो मात्रक विहीन है, तो इस तरह से इसका जो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया। अब फाई ई यानी किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा? अब न्यूटन का बल, इसका विमीय सूत्र होता है m l t की -2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या होता है? m, इसका होता है l, इसका l का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मीटर स्क्वायर है, अपॉन कूलम। कूलम होता है it, it यानी 80, इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा 80, क्योंकि Q बराबर होता है IT, यानी इसकी विमा हो जाएगी A और T। इनको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो M तो M ही है, L है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, L की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। T की पावर -2 है, 1 माइनस यहाँ से नीचे से मिलेगी तो कितनी हो जाएगी? 3 की -3 हो जाएगी, A की -1। तो इस तरह से फाई ई की जो वी में फॉर्मूला बना वो क्या बना? अभी जो आपने देखा। तो यह है हमारी वैद्युत फ्लक्स। अब हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में मोटी मोटी सी बात। अब इसके बारे में बताते हैं वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी भी क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में नीचे के आपकी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी जो संख्या होती है, गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उस
पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से इनके फॉर्मूले, मात्रक और विमेय सूत्र हम आपको ये ज्ञात कर लेते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा, अच्छा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है ये। अब इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला है, बहुत सिंपल है। अभी आप देखेंगे गॉस की थ्योरम क्या है। अभी आपने सीखा कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई पृष्ठ खींच देते हैं तो उससे होकर गुजरने वाला जो बल रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनकी संख्याओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम उसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स पाई ई और उस पृष्ठ से बल जो आवेश है उन दोनों में संबंध बताती है। स्थिर वैद्युतिकी में, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें गॉस की प्रमेय क्या बताती है हमें? अभी आपने जो भी इसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई और उस पृष्ठ से जो संबंधित उस पृष्ठ से बल जो आवेश होता है उस उन दोनों में क्या बताती है? संबंध बताती है। किस तरह से संबंध बताती है? गॉस थ्योरम कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो उस पृष्ठ से बल आवेश के 1/4πε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बल आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। तो ये संबंध, और इसको मैं अगर Q/ε0, तो इस संबंध को ये बताती है, इस संबंध। तो यही क्या होता है? गॉस थ्योरम। इसको हम क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम कहते हैं। अब अभी आपने पढ़ा कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो तो ये होता है। अभी मैंने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार आपको बताया। अभी मैंने बताया कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो इस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से गॉस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये भी क्या है हमारा, ये इस गॉस थ्योरम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। गॉस थ्योरम किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उससे बल आवेश में संबंध बताती है। और क्या बताती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से बल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होती है। तो ये है गॉस थ्योरम, ये इसका मैथमेटिकल रूप है। बहुत सिंपल है। अब हमें इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करके देखना है कि क्या है। आइए, अब आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है गॉस थ्योरम। मैं यहां लिख देता हूं फाई ई इक्वल टू, आपको ये सिद्ध करना है ये हमें सिद्ध करना है और इसको प्रूव करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ये बंद पृष्ठ है, माना इसके बिंदु O पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है और इसके पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु P लेते हैं। इसको गॉस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेते हैं। एक बंद पृष्ठ है, फिर हम उस पर एक बिंदु O लेते हैं। माना एक बिंदु O है जहां पर एक
पॉजिटिव चार्ज रखता है। फिर इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P मानते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इस P के चारों ओर एक क्या खींच लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं। माना इस एलिमेंट का जो एरिया है वो DA है, इसका एरिया कितना ले लिया मैंने, DA ले लिया। यहां माना इसका जो एरिया है वो क्या है, DA है। मैंने इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P लिया, इसके चारों ओर मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया, माना उसका जो एरिया है वो क्या है, DA है। अब मैंने क्या किया, इस पर एक एरिया एलिमेंट ले लिया, एक क्षेत्रफल वेक्टर भेज दिया। भाई ये जब मैंने इसके चारों ओर DA क्षेत्रफल का एक एरिया वेक्टर लिया तो इसका क्या होगा, सॉरी एक एरिया DA क्षेत्रफल का एक स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, वो बाहर को होगा क्षेत्रफल वेक्टर और इसके पृष्ठ के अभिलंबत होगा। अब ई पर माना जो P जो है माना ये O से R दूरी पर है। मैंने मान लिया कि जो O है ये R, जो P है सरफेस पर, इसकी पृष्ठ पर जो मैंने बिंदु P लिया था वो R दूरी पर है। और अब Q के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर को होगी, वो कुछ ऐसे होगी, क्योंकि जो ये जो होती है ई का मान जो होता है इसके बाहर को और इसके अक्ष के अनुदिश होता है, तो इस तरह से होगा, यहाँ ऐसे होगा। ये ले लिया मैंने। अब देखते हैं, अब ये जो एक एरिया एलिमेंट है, सरफेस एलिमेंट है, अब इससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान कितना होगा, डी फाई ई। कितना होगा, डी फाई ई। और वो क्या होता है, वो क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर डी ए, इन दोनों का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, अगर इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल यहाँ लिख देता हूं मैं, कितना है, एंगल थीटा है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, ई डी ए, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु आवेश के कारण, वो ई का मान इतना होगा, मैं वैल्यू यहां पर रख देता हूं, तो डी फाई टी, इसकी वैल्यू मैंने रख दी 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा डी ए कॉस थीटा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं इसको, एडजस्ट कर लिया मैंने, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी फाई ई की वैल्यू आ गई, यानी जो ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था बिंदु P के चारों ओर, उससे बद वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया, यह आ गया। अब अगर आप यहां पर जरा ध्यान देंगे, ये क्या है, जब मैंने आपको घन कोण बताया था तो आप ध्यान देंगे ये क्या है, इस एलिमेंट के द्वारा इस बिंदु पर बनने वाला घन कोण है। यानी ये जो है ये घन कोण है, यहाँ पर इस एलिमेंट के द्वारा, इस एलिमेंट के द्वारा बनने वाला घन कोण है। तो यानी डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, घन कोण, सॉलिड एंगल, क्या है ये, घन कोण सॉलिड एंगल। तो अब मैं इस तरह से जो ये डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, इसको मैं लिख देता हूं डी
ओमेगा। अब मुझे तो ये आया, इस जो बिंदु P के चारों जो मैंने स्मॉल अवयव लिया था, छोटा सा अवयव, तो उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हमें तो पूरी बॉडी, इस पूरी बॉडी के लिए जो बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, इस पूरी बॉडी के कारण ये कोई बैलून है, बैलून टाइप है ये, तो इसके कारण जो है मतलब इससे पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसका समाकलन करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फाई ई, ये तो फाई ई हो जाएगा, और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसका मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस इंटीग्रेट कर दूंगा होल बॉडी के अकॉर्डिंग। अब ये क्या हो गया, ये तो इस संपूर्ण बल पृष्ठ के कारण O पर बनने वाला क्या है, घनकोण है। यानी ये क्या है, ये संपूर्ण घनकोण, क्या है ये, संपूर्ण घनकोण। पूरी बॉडी के द्वारा O पर बनने वाला घनकोण, जिस मैंने बताया था कि पूरे बल पृष्ठ के, पूरे संपूर्ण बॉडी पृष्ठ के कारण बनने वाला घनकोण कितना होगा, 4 पाई। तो इस तरह से फाई ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और फाई ई की जो वैल्यू आई तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। और ये तो हमें सिद्ध भी करना था, ये तो हमारे गॉस थ्योरम है। लेकिन परिभाषा के अनुसार फाई ई का जो मान होता है, फाई ई का जो मान होता है वो क्या होता है, ये होता है। इसलिए हम इसको इसके रूप में भी लिख सकते हैं। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमारे क्या है, गॉस थ्योरम है। तो बड़ा सिंपल है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। मैंने सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश की है, और यह है गॉस थ्योरम। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है, एक छोटी सी चीज और है, मैं वो भी आपको साथ डिस्कस कर लेता हूं। छोटी चीज क्या है इसमें, कि अभी हमने इसमें एक ही चार्ज लिया था, एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश दिया था हमने। अगर बहुत सारे बिंदु आवेश कितने हों, Q1, Q2, Q3 Qn हो, तो ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी गॉस थ्योरम। उस कंडीशन में क्या होगी, गॉस थ्योरम हो जाएगी। गॉस थ्योरम उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 1 अपॉन फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q होगा ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn, इनका बीजगणितीय योग होगा। तो ये है गॉस थ्योरम, बहुत आसान है और आप लोगों की समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और रोक रोक के भी किसी चीज को देख सकते हैं। यह है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको रिवाइज करा दूं कि गॉस जो थ्योरम है ये क्या बताती है, किसी भी बल पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उससे बद्ध आवेश में संबंध बताती है। और वो संबंध होता है, यानी उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उससे बद्ध आवेश के 1/4πε0 गुणे के बराबर होता है। दूसरी बात, अब इसकी यूजेस, इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, आवश्यकता क्या होगी। गॉस पर में जो है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के काम आती है। इसका जो उपयोग किया जाता है किसी भी आवेशित बिंदु के कारण, किसी भी आवेशित छड़ के कारण, किसी भी आवेशित तार के कारण किसी भी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के काम ये आती है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग
यूजेज ऑफ गॉस थ्योरम, उसके साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहें, देखते रहें और समझते रहें। थैंक यू।